Hi everyone, welcome all of you again in Engineering Physics lecture series. In today's module, we will study about Newton's ring. What are the Newton's ring? How to determine radius and diameter of Newton's ring, and what are the applications? All the details we will study in this module. So first of all, I will talk about Newton's ring. What are Newton's ring? So Newton's ring are a series of concentric, circular, dark and bright rings which appear about the point of contact in between a plano-convex lens and a plane glass plate when illuminated with a monochromatic light. It means when convex lens and a plane glass plate illuminated with a monochromatic source, we can see a circular, dark, bright rings that called Newton's ring. Why we say Newton's ring? हम इन्हें न्यूटन्स रिंग क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये रिंग्स और इस सेटअप के बारे में सबसे पहले सर इसाक न्यूटन ने बताया था 1704 में, इसीलिए इन रिंग्स को हम बोलते हैं न्यूटन्स रिंग। ये एंटायर सेटअप जो है इसे हम बोलते हैं न्यूटन्स रिंग सेटअप। इस सेटअप में हम क्या करते हैं, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स काम में लेते हैं, एक ग्लास प्लेट यूज करते हैं जो कि इंक्लिन्ड है 45 डिग्री पे। ये ग्लास प्लेट इसलिए यूज करते हैं ताकि जो भी लाइट मोनोक्रोमेटिक सोर्स से आ रही है वो नॉर्मली इंसिडेंट करे प्लानो कन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर। एक प्लानो कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। प्लानो कन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है जिसका अपर पार्ट प्लेन होता है और बॉटम पार्ट जो होता है वो कन्वेक्स होता है। ऐसे लेंस को हम बोलते हैं प्लानो कन्वेक्स। और एक प्लेन ग्लास प्लेट यूज करते हैं। जब लाइट इस सेटअप पे इंसिडेंट होती है तो हमें सर्कुलर फ्रिंजेस दिखाई देती है। माइक्रोस्कोप से उन फ्रिंजेस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे सेटअप को हम बोलेंगे न्यूटन्स रिंग सेटअप। और फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस इन न्यूटन्स रिंग। फ्रिंजेस कैसे फॉर्म होती है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास एक प्लानो कन्वेक्स लेंस है, एक प्लेन ग्लास प्लेट है। इसमें जब लाइट इंसिडेंट होती है तो फ्रिंजे फॉर्म होती है। प्लानो कन्वेक्स लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जिसका अपर पार्ट प्लेन होता है, लोअर पार्ट कन्वेक्स होता है। मींस यहाँ पे मैं एक प्लानो कन्वेक्स लेंस बना देता हूँ। ऐसा लेंस जिसका एक पार्ट क्या है, प्लेन है, दूसरा पार्ट क्या है, कन्वेक्स है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी एक प्लेट है, दूसरी जो प्लेट है प्लेन ग्लास प्लेट। इस सेटअप पे जब लाइट इंसिडेंट होती है तो हमें फ्रिंजेस दिखाई देती है। फ्रिंजेस कैसे फॉर्म होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पे जो लाइट, सपोज इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसका हमने नाम दे दिया पी। एक वेव है जो इस पे इंसिडेंट हो रही है। ये जो वेव इंसिडेंट हो रही है इसमें क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे। रिफ्लेक्शन क्यों होंगे? क्योंकि आपने सपोज इसको जो सेटअप है इसको एयर मीडियम में रख रखा है और प्लानो कन्वेक्स लेंस का, प्लेन ग्लास प्लेट का जो मीडियम है वो सपोज आपका ग्लास मीडियम है। ये ग्लास की बनी हुई है, नॉर्मली ग्लास की ही बनी होती है। तो दो तरह के मीडियम हो गए, एयर मीडियम और ग्लास मीडियम। तो ग्लास मीडियम, एयर मीडियम से ग्लास मीडियम पे लाइट आएगी तो क्या होगा, या तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, उसका रिफ्लेक्शन भी होगा। तो हम मान के चलते जब ये इस पे इंसिडेंट हो रही है इसका रिफ्लेक्शन होगा और इसी तरह से इसका रिफ्लेक्शन भी होगा। फिर ये इस पॉइंट पे गिरेगी प्लेन ग्लास प्लेट पे तो फिर इसके रिफ्लेक्शन होंगे, मतलब यहाँ से भी इसका रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होगा। फिर आगे जाएगी इस पॉइंट पे, फिर इसके रिफ्लेक्शंस होंगे। इस तरह से आगे भी आपको क्या मिलेंगे, इसके रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस मिलेंगे। तो यहाँ आप देखोगे कि इसके बॉटम पार्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, इसको मैंने नाम दे दिया R1। ए पॉइंट से जो रिफ्लेक्ट हुई उसको मैंने नाम दे दिया R1। बी पॉइंट से मतलब टॉप पार्ट ऑफ ग्लास प्लेट के टॉप सरफेस से जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसका हमने नाम दे दिया R2। दोनों बहुत पास है क्योंकि इनके बीच की थिकनेस है ना बहुत कम है। थिकनेस बहुत कम है तो दोनों रिफ्लेक्शन क्या होंगे, बहुत पास होंगे। इसी तरह से जो ट्रांसमिशंस हो रहे हैं, रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, वो भी बहुत पास होंगे, T1 T2। तो ये जो दोनों वेव है R1 और R2 दोनों बहुत पास है और दोनों कोहेरेंट है। तो जब दो कोहेरेंट सोर्स किसी मीडियम में मिलते हैं, सुपर इम्पोज होते हैं, तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है, हमें कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाई देता है। उसकी वजह से हमें फ्रिंजेस दिखाई देती है। तो ये जो R1 R2 है इनमें आपस में इंटरफेरेंस की वजह से हमें ये सर्कुलर रिंग्स दिखाई देती है।
अब इन रिंग, ये जो R1 R2 इनमें पावर डिफरेंस कितना होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिंग ब्राइट होगी या डार्क होगी। जैसे आपकी जो रिंग बन रही है ब्राइट बनेगी या डार्क बनेगी। तो नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है उस केस में उनमें पावर डिफरेंस कितना आता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में पावर डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि इसकी थिकनेस जो है वो T है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 है। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो पावर डिफरेंस जो होता है आपका डेल्टा, वो पावर डिफरेंस इन केस ऑफ थिन फिल्म, पावर डिफरेंस होता है आपका थिन फिल्म के केस में 2 म्यू टी cos r, ये पावर डिफरेंस होता है थिन फिल्म में। अब यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस में आपका r क्या हो जाता है 0, cos r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पे आपने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू क्या ले रखा है, म्यू ले रखा है आपने 1 एयर के लिए। तो आपका पावर डिफरेंस कितना हो गया, पावर डिफरेंस आपका हो गया डेल्टा इक्वल टू 2t, ये आपका पावर डिफरेंस है। बट इफेक्टिव पावर डिफरेंस कितना होगा, हम हमेशा इफेक्टिव पावर डिफरेंस निकालते हैं। या इफेक्टिव पावर डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि जो ये वेव आ रही है उसमें कितना चेंज हो रहा है। तो वेव में चेंज कैसे होता है, जब ये किसी मीडियम से टकराती है तो इसकी फेज चेंज हो जाती है। यहाँ पे आप देखोगे हमेशा डेंसर से टकरा के जाती है तो फेज चेंज होती है, रेयर से टकराने पे नहीं होती। तो ये जो वेव आ रही है ये यहाँ पे टकरा रही है। अब ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम, और ये नीचे रेयर मीडियम। तो रेयर पे टकरा रही है मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, R1 के फेज में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब ये वेव आ रही थी तो यहाँ से जो वेव जा रही है उसकी फेज में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब ये वेव आगे गई यहाँ पे, इस पॉइंट पे देखोगे ऊपर रेयर मीडियम है अंदर डेंसर मीडियम, मतलब यहाँ से जो वेव निकलेगी उसकी फेज में चेंज आएगा। उसकी फेज में कितना चेंज आएगा, उसकी फेज में पाई का चेंज आएगा, मींस λ/2 का चेंज आपको देखने को मिलेगा। इनका जो पावर डिफरेंस होगा, इफेक्टिव पावर डिफरेंस हम लिखेंगे डेल्टा इफेक्टिव इक्वल टू 2t प्लस λ/2। ये इसका इन दोनों का इफेक्टिव पावर डिफरेंस होगा। ये किस केस में होगा, रिफ्लेक्शन में। ट्रांसमिशन में इफेक्टिव पावर डिफरेंस जो होगा वो डेल्टा इफेक्टिव इक्वल टू 2t रहेगा। वहां पे दोनों वेव्स में ट्रांसमिशन में फेज में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि दोनों बाहर जा रही है, टकरा के नहीं आ रही है। टकरा के नहीं आ रही तो उनकी फेज में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप देखोगे रिफ्लेक्शन में λ/2 हम ऐड करते हैं, ट्रांसमिशन में हम कुछ ऐड नहीं करते। फ्रिंजे हमें रिफ्लेक्शन में भी दिखाई देती है और फ्रिंजे हमें ट्रांसमिशन में भी दिखाई देती है। ये जो सेटअप हम यूज करते हैं लेबोरेटरी में और रिफ्लेक्शन सिमेट्री में यूज में लेते हैं जहां पे हमें λ/2 ऐड करना होता है। पावर डिफरेंस हमारा 2t प्लस λ/2 आ गया। अब हम कंडीशंस निकालते हैं कि कंडीशंस क्या होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि जो डेल्टा इफेक्टिव होता है ये इक्वल होता है एन लेमडा के, तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। डेल्टा इफेक्टिव हमारा क्या है 2t प्लस λ/2 इक्वल टू एन लेमडा। तो 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एन लेमडा माइनस λ/2, इट मींस एन माइनस 1/2 लेमडा। ये हमारा क्या आ गया, कंडीशन आ गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या आ गई 2t इक्वल टू एन माइनस 1/2 लेमडा। इसी तरह से अगर हम कंडीशन निकाले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या आएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हम कैलकुलेट करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब हमारा पावर डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है एन माइनस 1/2 लेमडा के इक्वल होता है, प्लस माइनस 1/2 लेमडा के इक्वल होता है, तब तो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। यहाँ पे अगर हम कंडीशन लिखें तो कंडीशन क्या हो जाएगी 2t प्लस λ/2 इक्वल टू n प्लस 1/2 लेमडा। इट मींस λ/2 से λ/2 आपका कट जाएगा, 2t इक्वल टू n लेमडा। ये जो कंडीशन आ रही है ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और दूसरी कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। 2t इक्वल टू n माइनस 1/2 लेमडा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, 2t इक्वल टू n लेमडा होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये
ये हमने कंडीशंस निकाल ली कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब हम इनकी न्यूटन रिंग जो बन रही है इनकी रेडियस कैलकुलेट करेंगे। इनकी रेडियस क्या होती है, डायामीटर क्या होता है। ओके, रेडियस ऑफ न्यूटन रिंग। न्यूटन रिंग की रेडियस कैसे कैलकुलेट करें। न्यूटन रिंग जो बनती है, न्यूटन रिंग सेटअप में आपने देखा कि जब लाइट प्लानो कन्वेक्स लेंस पे गिरती है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन और मल्टीपल रिफ्रैक्शन जो होते हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल रिफ्रैक्शन, उनकी वजह से इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनती है। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की रेडियस कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास प्लानो कन्वेक्स लेंस है SOS, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर मानते हुए एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं जिसका सेंटर है C। इस सेटअप में जो फ्रिंजेज बनेगी, फ्रिंजेज कहाँ बनेगी, प्लानो कन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट के बीच में। सपोज T थिकनेस पे इंटरफेरेंस फ्रिंजेज बन रही है जिनकी रेडियस है RN रेडियस की फ्रिंजेज बन रही है। यहां आप देखोगे कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R है तो C से R, बट A से C की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R माइनस T, क्योंकि थिकनेस आपकी T है। अगर हम इस ट्रायंगल को सोल्व करें ABC को तो हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। CB की वैल्यू क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर R। इस ट्रायंगल को हम सोल्व करते हैं। करते देखिए क्या होता है, CB का स्क्वायर इक्वल टू CA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। CB का स्क्वायर इक्वल टू CA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। CB का स्क्वायर मीन्स R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू CA का स्क्वायर R माइनस T का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इट मीन्स RN का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम सोल्व करें, R का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस T स्क्वायर माइनस 2RT स्क्वायर हो गया प्लस RN का स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको हम रिराइट करके लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, RN का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2RT माइनस T का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है कि थिकनेस ऑलरेडी बहुत कम है, अब हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं थिकनेस का तो वैल्यू क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी। तो थिकनेस का हायर ऑर्डर है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ T स्क्वायर को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, RN का स्क्वायर इक्वल टू 2RT दैट इज रेडियस ऑफ न्यूटन रिंग। यहां से इस इक्वेशन को यूज करके हम रेडियस भी निकाल सकते हैं और थिकनेस भी निकाल सकते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, RN का स्क्वायर इक्वल टू 2RT। R क्या हो जाएगा, √2RT। थिकनेस अगर हमें यूज करनी हो तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, RN का स्क्वायर अपॉन 2R। ये दोनों फॉर्मूले हमें यूज करने होते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इस तरह से हम न्यूटन रिंग की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम न्यूटन रिंग के लिए जो ब्राइट और डार्क रिंग बन रही है उनका डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। तो एक साथ ही हम कैलकुलेट करेंगे। इस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कंडीशन पता होनी चाहिए कि न्यूटन रिंग में ब्राइट फ्रिंज बनती है उसकी कंडीशन क्या है, डार्क फ्रिंज बनती है उसकी कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हम कंडीशंस लिख लेते हैं। तो डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग, डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग्स। न्यूटन्स रिंग का डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंडीशंस लिखनी होगी। तो सबसे पहले हम डायमीटर कैलकुलेट करते हैं ब्राइट रिंग के लिए, डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज।
साथ ही साथ हम डार्क के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं, डायमीटर फॉर डार्क फ्रिंज। डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको कंडीशन लिखनी है, जो कि डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशंस हमने कैलकुलेट की थी। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशंस क्या होती है, 2t इक्वल टू n माइनस 1/2 लेमडा। ये कंडीशन किसकी थी, ब्राइट फ्रिंज की। और डार्क फ्रिंज की कंडीशन हमने क्या कैलकुलेट की थी, 2t इक्वल टू n लेमडा। ये दो कंडीशंस हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखी हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए। अब थिकनेस t की वैल्यू यहां से हम वहां पे पुट कर देते हैं, t की वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस में। तो यहाँ पे जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं, दोनों का डेरिवेशन हम साथ में कर रहे हैं, हम दोनों वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आता है। 2t, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, rn का स्क्वायर अपॉन 2r इक्वल टू n माइनस 1/2 लेमडा। इसी तरह से यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे 2rn का स्क्वायर अपॉन 2r इक्वल टू n लेमडा। ये इक्वेशंस आपके पास आ गई। आप नंबर 6 हो गया, ये इक्वेशन आपकी आ गई 7, ये 8 इक्वेशंस आपकी आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो इक्वेशन आ रही है इनको हम रीराइट करते हैं और रेडियस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। रेडियस यहाँ से कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आ रही है। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, rn का स्क्वायर इक्वल टू n माइनस 1/2 लेमडा r। ये वैल्यू किसकी आ गई, रेडियस की। किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए। इसी तरह से डार्क फ्रिंज के लिए रेडियस निकालोगे, r n का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 से 2 आपका क्रॉस हो जाएगा, n लेमडा r। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, रेडियस ऑफ ब्राइट फ्रिंज, रेडियस ऑफ ब्राइट फ्रिंज r इक्वल टू अंडररूट n माइनस 1/2 लेमडा r। इसी तरह से रेडियस r ऑफ डार्क फ्रिंज दैट इज इक्वल टू अंडररूट n लेमडा r। दिस इज इक्वेशन नंबर 8, दिस इज इक्वेशन नंबर 9। ये जो कंडीशंस आ रही है, ये कंडीशंस किसकी आ रही है, रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग एंड रेडियस ऑफ डार्क रिंग। अब हम क्या करते हैं, डायमीटर निकालते हैं। डायमीटर क्या होगा, डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग इट इज इक्वल टू 2r। इसी तरह से डायमीटर ऑफ डार्क रिंग दैट इज इक्वल टू 2r डार्क। क्या वैल्यू हो जाएगी डायमीटर की, डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडररूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4n माइनस 1/2 लेमडा। इसी तरह से यहाँ पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंडररूट 4n लेमडा। तो डायमीटर की वैल्यू आ गई डार्क रिंग के लिए और ब्राइट रिंग के लिए। तो यहाँ पे आप देखते हो डायमीटर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू अंडररूट n माइनस 1/2 एंड यहाँ पे आप देखोगे डायमीटर d इज प्रोपोर्शनल टू अंडररूट n। एक में अंडररूट n पे डिपेंड कर रही, पास ब्राइट फ्रिंज के लिए आ गई, एक कंडीशन हमारे पास डार्क रिंग के लिए आ गई। डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग क्या आ गया हमारे पास, 4 अंडररूट 4 n माइनस 1/2 लेमडा r। इसी तरह से डार्क रिंग के लिए 4n लेमडा r। ये है डायमीटर, ब्राइट रिंग के लिए भी डार्क रिंग के लिए भी। डार्क रिंग का डायमीटर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। जो ब्राइट रिंग का डायमीटर आ रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। मींस जो डार्क रिंग का डायमीटर है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। जो ब्राइट रिंग का डायमीटर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो डायमीटर जो होता है नेचुरल नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है। तो हमने डायमीटर कैलकुलेट कर लिया। अब हम न्यूटन रिंग का जो लास्ट टॉपिक है, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन रिंग। न्यूटन रिंग के एप्लीकेशंस क्या है, न्यूटन रिंग के मेनली लेबोरेटरी में ही न्यूटन रिंग का डायमीटर हमने कैलकुलेट किया जो कि स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर के प्रोपोर्शनल था। अब हम न्यूटन रिंग के लिए फ्रिंज विड्थ निकालते हैं। जो हमारी सर्कुलर फ्रिंजेस बन रही है
इस तरह की जो सर्कुलर फ्रिंजेस दिखाई देगी आपको। इसमें जो ये फ्रिंज बन रही है, सपोज ब्राइट फ्रिंज है या डार्क फ्रिंज है, इसकी विड्थ कितनी होगी, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो इसकी जो विड्थ है वो कितनी होगी। तो हम विड्थ निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि सपोज ये हमारी रेडियस है r, सपोज ये डार्क रिंग बन रही है, डार्क रिंग की विड्थ निकालनी है, तो डार्क रिंग की रेडियस क्या होगी Rn। फिर हम देखेंगे कि डार्क रिंग, ये डार्क रिंग की रेडियस हो गई। अब नेक्स्ट डार्क रिंग की जो विड्थ रेडियस होगी वो क्या होगी, इसके बाद जो डार्क रिंग बनेगी उसकी रेडियस क्या होगी Rn+1। Rn+1 में से हम Rn को अगर माइनस कर दें तो हमें फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं बीटा इक्वल टू Rn+1 माइनस Rn। अगर हमें डार्क रिंग लेनी है तो डार्क n+1 माइनस रेडियस ऑफ nth रिंग। इस तरह से हम किसी भी रिंग की रेडियस यूज करके फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं। डायमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं। जो फ्रिंजेस बन रही है डार्क ब्राइट, उनकी विड्थ कैसे निकालते हैं। फ्रिंज विड्थ निकालने के का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू रेडियस ऑफ n+1 माइनस रेडियस ऑफ nth रिंग। मीन्स जो भी रिंग आप ले रहे हो उसकी रेडियस और उससे जो अगली रिंग है उसकी रेडियस, दोनों को आप माइनस करोगे तो आपको फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। डार्क रिंग के लिए फॉर्मूला यूज लोगे तो डार्क की रेडियस आ जाएगी, ब्राइट के लिए लोगे तो ब्राइट की रेडियस आ जाएगी। सबसे पहले मैं फ्रिंज विड्थ निकालता हूं। फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए फ्रिंज विड्थ क्या होगी, तो बीटा ब्राइट Rn+1 ब्राइट माइनस Rn ब्राइट। रेडियस का फॉर्मूला हमारा क्या आया था, रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग की रेडियस आई थी r² इक्वल टू n-1/2 lambda r and r bright equal to n-1/2 lambda r root n-1/2 lambda r। ये क्या है हमारी रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग। अब यहाँ n की जगह एक बार हमें लिखना है n+1 और एक बार लिखना है n और दोनों को माइनस कर देना है, तो हमें फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी ब्राइट रिंग की। तो ब्राइट रिंग की फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, बीटा ब्राइट दैट इज इक्वल टू Rn+1। यहाँ पे आप वैल्यू रखो Rn+1 मीन्स अंडरूट n+1 माइनस 1/2 lambda r माइनस Rn अंडरूट n-1/2 lambda r। So the fringe width beta bright that is equal to unroot n+1 minus 1/2 means n+1/2 lambda r minus n-1/2 lambda r. This is the fringe width for bright ring। इसी तरह से हम डार्क रिंग के लिए भी फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं। डार्क रिंग के लिए हम क्या करेंगे, बीटा डार्क निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे Rn+1 डार्क माइनस Rn डार्क। डार्क रिंग की रेडियस क्या होती है,
डार्क रिंग की रेडियस होती है r डार्क का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू n lambda r. So radius r dark that is equal to √ n lambda r. ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं. एक बार n+1 पुट करना है, एक बार n पुट करना है. n+1 पुट करो और n पुट करो, क्या आ जाएगा? √ n+1 lambda r minus √ n lambda r is the width of dark ring. डार्क रिंग की विड्थ क्या आ गई? √ n+1 lambda r minus n lambda r. इस तरह से हम फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं ब्राइट रिंग के लिए भी और डार्क रिंग के लिए भी. अब हम देखते हैं कि न्यूटन्स रिंग के लेबोरेटरी में क्या एप्लीकेशन. न्यूटन्स रिंग इन लेबोरेटरी में न्यूटन्स रिंग का सेटअप कैसा होता है, किस तरह की फ्रिंजें दिखाई देती है, वो अभी हम देखते हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास ये एक सेटअप है. इसके अंदर प्लानो कन्वेक्स लेंस लगा होता है, प्लेन ग्लास प्लेट लगी होती है, और ये एक आपकी नॉर्मल ग्लास प्लेट है जो कि 45 डिग्री पे इंक्लिन्ड होती है. मोनोक्रोमेटिक लाइट जब इस ग्लास प्लेट पे इंसिडेंट होती है तो नॉर्मली फॉल होती है हमारे सेटअप पे, और जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें फ्रिंजें दिखाई देती है. तो यहाँ पे इस सेटअप में हम ट्राई करते हैं मोबाइल कैमरा यूज करके कि फ्रिंजें कैसी दिखाई देती है. तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरह की फ्रिंजेज आपको सर्कुलर फ्रिंजेस दिखाई देती है. इस तरह की सर्कुलर फ्रिंजेस दिखाई देती है. ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क. इनकी जो थिकनेस होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है. तो इस तरह की फ्रिंजेज हमें दिखाई देती है न्यूटन्स रिंग सेटअप में. इन्हें हम न्यूटन्स रिंग कहते हैं. ये मोबाइल कैमरा से हम देख रहे हैं इसलिए हमें इस तरह की दिखाई दे रही है. आप नॉर्मल आई से देखोगे तो और भी क्लियर दिखाई देगी. तो इसे हम बोलते हैं न्यूटन्स रिंग सेटअप. अब हम देखते हैं कि हम ये एपरेटस यूज करते हैं किसी भी अननोन सोर्स की वेवलेंथ डिटरमाइन करने के लिए. तो आप यहाँ पे देखोगे दो स्केल बनी हुई है, एक हॉरिजॉन्टल स्केल, एक वर्टिकल स्केल है. तो इन दोनों स्केल्स को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल्स को यूज करते हुए हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं और रेडियस से हम डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इन दोनों स्केल को हम यूज करके डायमीटर कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि डायमीटर का कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं अननोन सोर्स की वेवलेंथ डिटरमाइन करने के लिए. न्यूटन्स रिंग के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बट एज पर सिलेबस हम न्यूटन्स रिंग सेटअप को यूज करते हुए एक अननोन सोर्स की, मोनोक्रोमेटिक सोर्स की वेवलेंथ डिटरमाइन करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे छोटा सा डेरिवेशन करते हैं कि किस तरह से हम एक अननोन सोर्स की वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स रिंग सेटअप. न्यूटन्स रिंग सेटअप में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्कुलर फ्रिंजेस को सेट कर देते हैं. फिर एक फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं. उस फॉर्मूले में कुछ वैल्यूज अगर हम इनिशियली पुट करें तो हम वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं. सबसे पहले हम फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं. आपने देखा था कि न्यूटन्स रिंग में डार्क ब्राइट रिंग्स बनती है. डार्क ब्राइट रिंग बनती है तो उन रिंग का डायमीटर हमने कैलकुलेट किया था. यहाँ पे हम देखें कि डार्क रिंग का जो डायमीटर था, डार्क रिंग डायमीटर ऑफ डार्क रिंग का डायमीटर क्या था? dn का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4n lambda r. ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था. dn का स्क्वायर इक्वल टू 4n lambda r. ये nth रिंग के लिए डायमीटर हो गया. कि न्यूटन्स रिंग में जो रिंग बन रही होगी उनमें किसी एक रिंग को हम बोल रहे हैं कि ये nth रिंग है. इसका डायमीटर कितना होगा? इसका डायमीटर होगा 4n lambda r. अगर हम देखें कि हम इस फॉर्मूले में अगर हमें डायमीटर निकालना है, हम एक रिंग और लेते हैं. सपोज एक pth रिंग है, pth.
उस केस में उसका डायमीटर n प्लस पी एच, मतलब n रिंग तो थी n प्लस पी एच, n प्लस पी एच रिंग का डायमीटर कितना हो जाएगा, डी एन प्लस पी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4n प्लस पी लेमडा आर। ये किसका डायमीटर हो गया, n प्लस पी एच रिंग का। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 1 से तो हमें क्या मिलेगा, बाय सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 by equation 2 we will get dn plus p का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर, that is equal to 4n plus p lambda r minus 4n lambda r। इस इक्वेशन को हम सोल्व करें, क्या मिलेगा, dn plus p का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4n lambda r प्लस 4p lambda r माइनस 4n lambda r। 4n lambda r से 4n lambda r आपका क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4p lambda r that is equal to dn plus p का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर and the lambda that is equal to dn plus p का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर अपॉन 4pr। Here r it is equal to radius of curvature, dn plus p the diameter of n plus pth ring, dn the diameter of nth ring। इस फॉर्मूले को यूज करके हम किसी भी अननोन सोर्स की वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो आपका न्यूटन रिंग का सेटअप होता है उसमें माइक्रोमीटर लगा होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ लगा होता है, तो टेलीस्कोप के साथ में, तो हम टेलीस्कोप को मूव करके रिंग्स का डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमीटर अगर हमें पता होगा तो ये फॉर्मूला यूज करके हम वेवलेंथ डिटरमाइन कर लेंगे। तो ये प्रोसेस होता है वेवलेंथ डिटरमाइन करने का। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं बेस्ड ऑन न्यूटन रिंग न्यूमेरिकल्स। न्यूटन रिंग बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूटन रिंग पे न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो किन फॉर्मूलाज पे बेस्ड होते हैं। न्यूटन रिंग के न्यूमेरिकल बेसिकली 3 या 4 फॉर्मूलाज पे बेस्ड होते हैं, डायमीटर, फ्रिंज विड्थ और वेवलेंथ। तो यहाँ पे आपने देखा कि डायमीटर, ब्राइट रिंग का डायमीटर क्या होता है, डार्क रिंग का डायमीटर क्या होता है, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, और मैं कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। तो हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें गिवन है इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ nth एंड n plus 1th ring are 4.2 mm एंड 7.0 mm। ये कह रहा है कि न्यूटन रिंग में डायमीटर जो है nth रिंग का और n plus 1 रिंग का वो है 4.2 एंड 7 mm। If the radius of curvature of lens is 2 मीटर, जो प्लानो कन्वेक्स लेंस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है 2 मीटर। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ हमें पता करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको डायमीटर दे रखा है, किस का डायमीटर, nth रिंग का। nth रिंग का डायमीटर मींस dn क्या हो जाएगा आपका, डायमीटर आपको दे रखा है 4.2 mm। 4.2 mm इट मींस 4.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। आप मीटर में कन्वर्ट कर दोगे। इसी तरह से डायमीटर आपको दे रखा है n plus 1 रिंग का, वो दे रखा है 7.0 mm मींस 7.0 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। एंड वन मोर थिंग इज गिवन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है 2 मीटर।
क्या कैलकुलेट करना है हमें? वी हैव टू डिटरमाइन वेवलेंथ। डायामीटर हमें दे रखा है n+1 रिंग का, nth रिंग का, और हमें डिटरमाइन करना है वेवलेंथ। फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे? वी नो दैट, यहां हम लिखेंगे वी नो दैट lambda is given by dn plus p का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर अपॉन 4pr। यहाँ p की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि हमें r पता है, dn प्लस p पता है, dn पता है, तो p की वैल्यू हो जाएगी आपकी n+1 माइनस n इज इक्वल टू 1। मीन्स p की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे, लैम्डा इक्वल टू dn प्लस p का स्क्वायर, dn प्लस p का स्क्वायर 7.0 इंटू 10 की पावर -3 मीटर का होल स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर, dn का स्क्वायर है आपका 4.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 इंटू 2 मीटर। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके आंसर आएंगे लैम्डा इक्वल टू 3.92 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। ये लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो 10 की पावर -6 मीटर। इस तरह से आप सेकंड न्यूमेरिकल हम देखते हैं। न्यूटन्स रिंग आर फाउंड बिटवीन द प्लेट एंड प्लानो कन्वेक्स लेंस आर व्यूड नॉर्मली। न्यूटन्स रिंग जो बन रही है प्लेट और प्लानो कन्वेक्स के बीच में, उसको हम नॉर्मली देख रहे हैं। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ डार्क रिंग? डार्क रिंग का ऑर्डर क्या होगा? विच विल हैव, डार्क रिंग जिसका ऑर्डर हमें डिटरमाइन करना है, विच विल हैव डबल द डायामीटर। उसका डायामीटर क्या है? डबल है किसके? 40th डार्क रिंग के, 40th डार्क रिंग के डबल उसका डायामीटर है। मीन्स यहाँ पे आपको गिवन है, जब आप सॉल्यूशन करेंगे गिवन क्या गिवन है? डायामीटर ऑफ nth ring, that is the double of the diameter of 40th ring। 40th ring का जो डायमीटर होगा उसका डबल है nth ring का। हमें ऑर्डर डिटरमाइन करना है, तो ऑर्डर किसे डिटरमाइन करेंगे? डार्क रिंग बन रही है, nth डार्क रिंग के लिए क्या फॉर्मूला होगा? द फॉर्मूला फॉर nth डार्क रिंग, nth डार्क रिंग का फॉर्मूला होगा dn इक्वल टू √4n लैम्डा r। इसी तरह से जो 40th रिंग है इसका डायमीटर कितना होगा? d40। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा 4 × 40 लैम्डा r। दोनों के फॉर्मूले हो गए। इनको अगर हम dn/d40 इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इनको आप सोल्व करो। ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट भी कर सकते हो, इनको सोल्व भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे पुट करोगे तो भी n की वैल्यू आ जाएगी, और इनको डिवाइड करके फिर वैल्यू पुट करोगे तो भी आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, √4n लैम्डा r that is equal to 2 multiplied by √4 × 40 लैम्डा r। इसका हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4n लैम्डा r that is equal to 2 का आपका स्क्वायर हो जाएगा 4 × 4 × 40 लैम्डा r। आप यहाँ देखोगे लैम्डा r से लैम्डा r आपका क्रॉस हो जाएगा, 4 से 4 आपका क्रॉस हो जाएगा, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 160। जो ऑर्डर होगा nth रिंग का वो कितना होगा? 160। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं और आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो बाय यूजिंग न्यूटन्स रिंग फॉर्मूलाज। कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, 6-7 फॉर्मूलाज हैं, और रिफ्लेक्शन के लिए अलग फॉर्मूलाज होंगे, ट्रांसमिशन के लिए अलग होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1.4 डिफ्लेक्शन।